साथियों नमस्कार। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है कलाम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि कलाम एकेडमी एक नया प्रोग्राम लेके आई थी और जो कि प्रोग्राम अभी चल ही रहा है, कलाम चैरिटी टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में आरएएस, एसआई, पटवार और रीट इन 4 एग्जाम्स के लिए 4 पेपर्स, उसका पूरा एक शेड्यूल हमने आपको उपलब्ध करवाया था, जिसका एक एक टेस्ट उन सभी एग्जाम्स का हो चुका है। आज की इस क्लास में हम आरएएस का जो टेस्ट लगा था 25 तारीख को, उसमें पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस थे, 25 क्वेश्चंस थे, उन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन को लेकर हम आज चर्चा करेंगे, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन जो विद्यार्थी अभी भी इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, वो अभी भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन आपके खुले हुए हैं www.kalam.academy, इस वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन आप अभी भी कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का मुख्य उद्देश्य, वो 2 मुख्य उद्देश्य थे। एक उद्देश्य ये रहा कि इस कोरोना काल में जबकि सारी इंस्टीट्यूशंस बंद हैं और एक शून्यता का सा माहौल है, उस शून्यता के माहौल में आप अपनी इस तैयारी को लगातार बरकरार रखें, जारी रखें, अपने आप को जांचें कि इस लंबे समय में जब आप तैयारी से दूर रहे तब आप वापस अपनी तैयारी से जुड़ें। और दूसरा जो उद्देश्य थोड़ा सा और विस्तृत था, वो ये कि इस टेस्ट सीरीज से जितनी भी इनकम होगी, आपके रजिस्ट्रेशन शुल्क से जो भी धनराशि प्राप्त होगी, उस धनराशि का उपयोग वो कोरोना पीड़ितों की सहायतार्थ किया जाएगा। एक सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई एक तरीके से ये पूरी की पूरी प्लानिंग है। ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज वो उन कोरोना पीड़ितों को समर्पित है जो कि इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो देखिए, आज हम शुरू करते हैं इस टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट जो आपका लगा था 25 तारीख को, उसका सॉल्यूशन पॉलिटिकल साइंस का 25 क्वेश्चंस, जिसमें से 17 क्वेश्चंस भारतीय राज्य व्यवस्था से थे और 8 क्वेश्चंस उनका वो राजस्थान पॉलिटिक्स से संबंधित थे। तो वो पूरी चर्चा हम करते हैं। पहला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। जितनी जल्दी आप लोग जुड़ेंगे उतना ही हम जल्दी इसको शुरू कर पाएंगे। और एक खास बात ध्यान रखें, जितने लोग जुड़े, कितनी संख्या में कितने हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जितने जुड़े वो पूरे मनोयोग से जुड़े, हर क्वेश्चन का अपना उत्तर देने की कोशिश करें। आपका उत्तर सही हो गलत हो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत होगा वहाँ पे भी आप कुछ हद तक इसमें सीख पाएंगे और उन गलतियां जो आप करते हैं उन गलतियों का आपको पता चलेगा और वहां से आप बाहर निकल पाएंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। प्रमोद कशवा जी, आपका स्वागत है क्लास में। मनोज रुलानिया जी, आपका भी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पहला प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए, अच्छे ढंग से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। देखिए, ध्यान रखें, असत्य को पहचानना है। जहां पे हम सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं वो प्रश्न को पढ़ने में करते हैं। तो असत्य को पहचानना, इसका मतलब इसमें 3 कथन हो सकते हैं, एक कथन असत्य है। हम सत्य के सामने सत्य लिखेंगे, असत्य के सामने असत्य लिखेंगे, आराम से उत्तर आ जाएगा अपना। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिशों के तहत हुआ। ये सत्य है कि असत्य है, इसको ध्यान रखें, आप पहचानिए। रामनिवास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अपने अंदर की उस मोटिवेशन को बरकरार रखें, अपनी तैयारी को पुरजोर तरीके से लगातार जारी रखें, क्योंकि ये भाव आपके इमोशंस हैं। यही इमोशंस आपको लगातार प्रेरित करते रहते हैं, आपके अंदर नई ऊर्जा भरते रहते हैं। और ये ऊर्जा प्रत्येक विद्यार्थी में ज़रूरी है जब उसकी तैयारी लंबी चलती है, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाली तैयारी में एक उदासीनता आ जाती है, एक निराशा का भाव आ जाता है। और उस निराशा के भाव में ऊर्जा का संचार करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो खैर ठीक है। देखिए, दूसरा कथन, संविधान सभा पूर्ण रूप से निर्वाचित सदस्यों की संस्था थी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। और चौथा कथन है, इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की। बताइए, इसमें कौन सा कथन असत्य है? असत्य को पहचानना है। लगभग जितने स्टूडेंट्स हैं उनका उत्तर बी आ रहा है
और इसका मतलब यह है कि आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। देखें, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। आप जानते हैं 1946, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, 3 सदस्य थे उसमें, और इस मिशन की जो योजना थी वो 16 मई 1946 को प्रकाशित हुई थी और इसके तहत ही संविधान सभा का गठन हुआ। तो ये जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है, ये कथन सत्य कथन है। ठीक है, संविधान सभा पूर्ण रूप से निर्वाचित सदस्यों की संस्था थी। ये ध्यान रखें, पूर्ण रूप से निर्वाचित सदस्य, ये 2 शब्द ध्यान रखें आप। संविधान सभा में निश्चित तौर पर निर्वाचित सदस्य तो थे, लेकिन सभी के सभी सदस्य निर्वाचित नहीं थे, बल्कि उसमें कुछ सदस्य निर्वाचित भी थे और कुछ सदस्य मनोनीत भी थे। आप जानते हैं कि देशी रियासतों से 93 सदस्य आए थे और वो जो 93 सदस्य थे वो निर्वाचित नहीं थे, बल्कि उनका मनोनयन किया गया था, जबकि 296 सदस्य जो देशी चीफ कमिश्नरियों से और ब्रिटिश प्रांतों से थे वो निर्वाचित थे। तो इसका मतलब ये जो मनोनीत सदस्य थे 93, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे, 296 सदस्य निर्वाचित थे। तो पूर्ण रूप से निर्वाचित सदस्यों की संस्था नहीं थी, बल्कि आंशिक रूप से निर्वाचित सदस्य थे और अंशतः ये मनोनीत सदस्यों की संस्था थी। दोनों प्रकार के सदस्य थे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, ठीक है, जानते हैं आप, ये सत्य कथन है। और ये भी सत्य कथन है कि इसकी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी अस्थायी रूप से। फिर 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई उसमें संविधान सभा ने अपने अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था, ये आप जानते हैं। तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। ये एक कथन है वो असत्य है और असत्य ही पूछा है, इसका मतलब इसका उत्तर होगा बी। ठीक है, चलिए साथी लगातार जुड़ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी विद्यार्थी जुड़ते चले जाएंगे। देखिए दूसरा प्रश्न पढ़िए इसको ध्यान से। आहिल मलिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए, वह सत्य कूट का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से जोड़ना। सूची 1 में है प्रावधान और सूची 2 में है उसके स्रोत। आप जानते हैं संविधान में कई प्रावधान थे और उसके स्रोत विभिन्न देशों के संविधान थे। हमने अलग अलग देशों के संविधान से चुन चुन के उन चीजों को भारतीय संविधान में शामिल किया। संघात्मक ढांचा, इकहरी नागरिकता, मूल अधिकार और संसदीय शासन। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड। बताइए आप, इस कूट का यूज कीजिए और सत्य कथन को, सत्य कूट को पहचानिए आप, कौन सा सही होगा। यहां पे आप ABCD कैपिटल में लिख समझ लीजिए आप, ये बाय मिस्टेक स्मॉल में आ गई थी। अब समझिए इसको। संघात्मक ढांचा कहां से लिया था बताइए। यहां पे देखिए कुछ स्टूडेंट्स बी उत्तर दे रहे हैं, कुछ ए दे रहे हैं, कुछ डी दे रहे हैं। ये मतलब यहां पे मामला थोड़ा सा उलझा हुआ है। देखिए हम सीधे उत्तर की ओर आते हैं। संघीय शासन प्रणाली, भारत में संघात्मक ढांचा, वो हमने कहां से लिया था। ये विशेष तौर पे ध्यान रखें, कई स्टूडेंट्स को लगता है ये हमने अमेरिका से लिया था, जबकि ऐसा नहीं है। अमेरिका से संघीय ढांचा अगर हम लेते हैं तो अमेरिकी संघीय शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली तो बहुत एकदम क्लासिकल एग्जाम्पल है वहां के फेडरल सिस्टम का। लेकिन भारत का फेडरल सिस्टम वैसा नहीं है जैसा अमेरिका में है। अमेरिका में तो 2 संविधान है, केंद्र का अलग है, राज्यों का अलग है। राज्यों को उतनी ही पावर है, उतनी ही रूप में वो स्वतंत्र है, स्वायत्त है जिस तरीके से केंद्र सरकार है। भारत में तो राज्यों को बहुत कमजोर बनाया गया है, केंद्र को बहुत मजबूत बनाया गया है। तो भारत की संघीय शासन प्रणाली वो हमने कहां से प्रभावित होकर शामिल किया, कनाडा के संघीय शासन प्रणाली से काफी हद तक मिलती है। इकहरी नागरिकता वो मिलती है, वो हमने ली ब्रिटेन के संविधान से। मूल अधिकार हमने लिए अमेरिका के संविधान से और संसदीय शासन प्रणाली वो भी हमने ली ब्रिटेन के संविधान से। तो देखिए यहां पे थोड़ा सा मामला अलग है, चौथा ऑप्शन कहीं नहीं आएगा। तो संघात्मक ढांचा मतलब 3 में, तो ए में 3, ए में देखिए 3 इसमें भी है और इसमें भी है। फिर बी में 1, बी में 1 इसमें भी है और इसमें भी है। फिर मूल अधिकार 2, ये इसमें भी है और इसमें भी है। मतलब बी और डी में से कोई सा है।
तो यहां ध्यान रखें, संसदात्मक शासन प्रणाली आयरलैंड से नहीं है बल्कि ब्रिटेन से है, तो ये होगा डी। तो कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि दो में इसमें भी एक आ गया, इसमें भी एक आ गया, इसका मतलब मिसप्रिंट हुआ होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा जानबूझ के दिया है ताकि आप कंफ्यूज हों, और एग्जामिनर मूलतः यही चाहता है कि स्टूडेंट्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज किया जाए और वो उन बिंदुओं में उलझ जाए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार वाद योग्य है। मूल अधिकारों में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जा सकती जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे, और मूल अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। असत्य कथन वाली कूट को पहचानिए। विशेष ध्यान रखें, असत्य वाले को पूछा है, असत्य कौन सा है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, और 1, 2, 3 और 4। बताइए इसका उत्तर। रामधर गुर्जर जी, आप गुड नाइट मत कीजिए, क्योंकि गुड नाइट उस समय की जाती है जब आप किसी से अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, विदा लेते हैं। अभी क्लास पूरे 1 घंटे और चलेगी, और 1 घंटे तक आपको गुड नाइट नहीं कहना है। गुड नाइट का मतलब विदा होना होता है, तो गुड इवनिंग कह सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स लगातार जुड़ रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। जैसे जितना जल्दी आप प्रश्नों का उत्तर देंगे उतना ही जल्दी हमारी क्लास थोड़ी सी मूव करेगी आगे की तरफ। आप उत्तर दीजिए। लॉकडाउन के इस दौर में हम लगातार दूसरा लॉकडाउन झेल रहे हैं। पिछले काफ़ी समय पहले भी काफ़ी लंबे समय तक हमने घरों में कैद रहे हैं हम, जो कि बहुत ज़रूरी भी था, समय की मांग भी थी। इस समय भी बहुत ज़रूरी है कि हम घर के अंदर रह के कोरोना के इस महामारी से हम दो हाथ करें और इस महामारी को फैलने से हम रोक सकें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरीके से और इसमें लगी हुई है कि कैसे भी करके इस महामारी को रोका जा सके। प्रत्येक व्यक्ति भी अपनी अपनी जिम्मेदारी को पुरजोर तरीके से निभा रहा है। कोरोना की ये दूसरी लहर निश्चित तौर पे ज़्यादा भयानक थी पहली लहर से, और हम में से लगभग सभी लोगों ने अपने बहुत नज़दीकी लोगों को खोया भी है। नरेश चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए स्टूडेंट्स के उत्तर आ रहे हैं, बी भी आ रहे हैं, सी भी आ रहा है, लेकिन देखिए अब हम इसका समझते हैं क्या है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि आपको असत्य कथन को पहचानना है। आप इनको पढ़िए, जो सत्य है उसके आगे सत्य लिख दीजिए, ताकि आपके यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर मूल अधिकार वाद योग्य है। बताइए मूल अधिकार वाद योग्य है कि नहीं है? आप जानते हैं मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं। वाद योग्य का मतलब ऐसे मूल अधिकार की प्रकृति ऐसी होती है कि यदि हमें मूल अधिकार का, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, हम सीधे कोर्ट में जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, अपने मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं। ये वाद योग्य है। अगर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं इसका मतलब वाद योग्य नहीं है। आप जानते हैं नीति निर्देशक तो वाद योग्य नहीं होते, मौलिक अधिकार वाद योग्य है, ये सत्य कथन है। फिर देखिए मूल अधिकारों में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। बताइए मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? सुमन जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। लेट जुड़े हैं आप, लेकिन ठीक है, अभी भी शुरुआत ही है क्लास की। मूल अधिकारों में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, ये सत्य कथन है कि असत्य है? ध्यान से समझना। इसमें मौलिक अधिकारों में वर्तमान समय की अगर हम बात करें, शुरुआत में 1950 में शंकरी प्रसाद केस आया था, उसमें कहा मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता है। 1967 में केस आया गोलकनाथ केस, उसमें कहा मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन जब 1973 का केशवानंद भारती केस आया, उसमें कहा मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकते आप जो कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करे। तो इसका मतलब संविधान संशोधन किया जा सकता है, इसमें कहा नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये कथन क्या है? ये असत्य है। ठीक है। फिर ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जा सकती जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। तो आप जानते हैं आर्टिकल 13(2) सीधे सीधे तौर पर कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। इसका मतलब ये कथन भी क्या है? ये सत्य है, ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जा सकती। मूल अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, जबकि आप जानते हैं मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये भी असत्य है। मौलिक अधिकारों को आप प्रतिबंधित कर सकते हैं। कई मामले हैं जहां पे मौलिक अधिकारों को निलंबित भी किया जा सकता है, प्रतिबंधित भी किया जा सकता है।
ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको उदाहरण दूं तो कहा गया आर्टिकल 25 में कि 25 में कहता है ना कि अंतःकरण की स्वतंत्रता का, किसी भी अपने धर्म को मानने का, उसके अनुसार आचरण करने का और उसका प्रचार करने का अधिकार है। उसमें ये पहले कहा गया कि लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के अधीन रहते हुए ये अधिकार प्राप्त होंगे, अंतःकरण की स्वतंत्रता का ये अधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन पहले कहा गया लोक व्यवस्था के अधीन रहते हुए, इसका मतलब लोक व्यवस्था बनाए रखनी जरूरी है। अगर लोक व्यवस्था की बनाए रखने में अगर इस अधिकार के माध्यम से किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो इस अधिकार को प्रतिबंधित इसका मतलब किया जा सकता है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई और बाद में आर्टिकल 19 में ही उनके ऊपर विभिन्न आधारों पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। प्रतिबंधित किया जा सकता है, इसमें कहा नहीं किया जा सकता, मतलब असत्य है। तो असत्य कौन कौन से हुए? दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा उत्तर हुआ बी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है, चाहे रीट का हो, चाहे आरएस का हो, चाहे एसआई का हो। पॉलिटी की जो इंडियन पॉलिटी सिस्टम है, इसमें पूरी की पूरी क्लासेस वो लगभग सभी तैयारी करने वाले, हर चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आप सभी के एग्जाम्स में आती हैं और सभी के लिए उपयोगी है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप क्लासेस देख रहे हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है? देखिए, मौलिक अधिकार हमारे यहाँ आर्टिकल 14 से 32 तक जो हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए, विभिन्न आर्टिकल्स में दिए गए, उनमें कुछ अधिकार ऐसे हैं, कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, और जो उनके अलावा जो और अधिकार हैं वो भारत के नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। तो उत्तर बताइए इसका। रघुवीर जी, आपको भी नमस्कार। सचिन जी, थैंक यू। मैं भी मिस करता हूँ क्लासेस को, आप सभी स्टूडेंट्स को, और जितना जल्दी हो क्लासेस शुरू हो, हम सब वापस साथ हों। उत्तर दीजिए इसका। उत्तर ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, क्या बात है। हाँ देखिए, हाँ कल्पना जी नमस्ते। आपकी एक समस्या आपने बताई थी, उसका समाधान अभी हम करेंगे थोड़ी देर में क्लासेस के बाद। चलिए देखिए, इसका उत्तर होगा, आप जानते हैं, पहले देखिए कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। आप जानते हैं आर्टिकल 15 ऐसा है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, क्योंकि कहा गया है कि कोई नागरिक राज्य के नागरिकों में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। नागरिक शब्द लिया गया यूज, तो आर्टिकल 15 केवल नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 16 भी केवल नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 19 भी केवल नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 29 भी केवल नागरिकों को प्राप्त है और आर्टिकल 30 भी केवल नागरिकों को प्राप्त है। ये 5 अधिकार ऐसे हैं, 5 आर्टिकल्स ऐसे हैं, 5 अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। और शेष इनके अलावा जो अधिकार हैं वो नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। तो 16 इसमें आ गया, 19 इसमें आ गया, 29 इसमें आ गया। तो आर्टिकल 20 सी इसका सही उत्तर होगा। बहुत बढ़िया। देखिए, लगभग स्टूडेंट्स हैं वो तो सीधे सीधे लिख के बता रहे हैं कि ये आर्टिकल्स नागरिकों को प्राप्त है। बहुत बढ़िया। इस तरीके से अगर आप उत्तर देते हैं तो पढ़ाने वाले की एक एनर्जी लेवल अलग तरीके की चली जाती है, जिसका अंततः लाभ आपको ही होता है। क्लास थोड़ी सी मजेदार बन जाती है। देखें अगला प्रश्न। अच्छा, पॉलिटी में एक दिक्कत और होती है स्टूडेंट्स के, जो प्रश्न है या तो प्रश्न इतना बड़ा होता है कि उसको समझ नहीं पाते हैं, और कभी कभी प्रश्न छोटा सा होता है तो इसके ऑप्शंस वो इतने बड़े होते हैं कि ए को पढ़ने के बाद, बी को पढ़ने के बाद जब सी में जाते हैं तो ए और बी को भूल जाते हैं। और पॉलिटी में ये दिक्कत थोड़ी सी लगभग ज़्यादा ही होती है, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखें और इन सभी चीज़ों को बारीकी से जब आप पढ़ेंगे तब आपकी वो चीज़ें सब समझ आ जाएगी। हाँ, रामवीर प्रजापति जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। उन स्टूडेंट्स को भी नमस्कार जिनको मैं नाम लेके कह रहा हूँ, और उन स्टूडेंट्स को वो बहुत ज़्यादा नमस्कार जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का नाम ले पाना यहाँ से संभव नहीं हो पाता है। इस बात को आप भी जानते हैं। चलिए इसका उत्तर दीजिए।
इसका उत्तर अनिल जैन जी दे रहे हैं 4, मंजू देवी जी दे रही हैं, ये भी डी दे रही हैं, और आयुषी सिंघल बी, पुखराज डाबी बी, नरेश चौधरी डी। ये तो मामला गड़बड़ है। ज्योति जी गुड इवनिंग आपको भी, कृष्णपाल जी आपको भी नमस्कार। यहां मामला थोड़ा सा अलग है, इस प्रश्न का उत्तर आप ठीक तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि डी इसका उत्तर होगा? ऐसा आपको क्यों लगता है? जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि डी सही है, डी में कोई दिक्कत नहीं है। असत्य कथन को पहचानना है, ये ध्यान रखें आप, असत्य को पहचानना है। इसका मतलब 3 सत्य हैं, इसमें 1 असत्य है। देखिए, मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देता हूं, इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा समझिए आप। मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अब आप लोग गलती कहां पे करते हैं, और पॉलिटी में एक्चुअल में लैंग्वेज, शब्दावली वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने अगर शब्दावली को थोड़ा सा ढंग से पढ़ लिया, उसके बाद में आपकी लगभग ये समझिए कि समस्या समाप्त हो जाती है, आप लगभग समस्या का समाधान कर लेते हैं। हाँ, समझना आप यहाँ पे कि मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। राज्य सरकार की बात कर रहा हूं, राज्य की मंत्री परिषद की बात कर रहा हूं मैं। आप जानते हैं आर्टिकल 164 1 के 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, और इस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को केंद्र में भी और राज्य में भी नियंत्रित किया गया, सीमित किया गया और कंट्रोल किया गया कि इससे ज्यादा मंत्री नहीं होंगे। तो वो कहा गया कि केंद्र में कहा गया लोकसभा की सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, ये कहा गया। राज्य वाले में कहा गया, ये देखिए मंजू गुर्जर ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। जिस उत्तर की मैं उम्मीद कर रहा था वो, और मैं जानबूझ के इसलिए धीरे बता रहा था कि आप में से कोई इसका उत्तर दे तो फिर मजा आ जाए, और आपने इसका उत्तर दिया है मंजू गुर्जर ने, बहुत बढ़िया। आपने उस शब्दावली को पकड़ लिया। यहां देखिए मैंने जानबूझ के विधानमंडल लिखा, जबकि जब आप बात करेंगे, आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता हो कि विधानमंडल क्या है, विधानसभा क्या है और विधान परिषद क्या है। केंद्र में आप निश्चित तौर पे जानते हैं संसद क्या है, लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है। तो जो स्थिति केंद्र में संसद की है वैसे ही राज्य में विधानमंडल होता है। जिस तरीके से लोकसभा है वैसे राज्य में विधानसभा है, और जिस तरीके से केंद्र में राज्यसभा है वैसे राज्य में विधान परिषद है। तो वहां लोकसभा की 15% से ज्यादा नहीं होगी, तो यहाँ विधानसभा की 15% से ज्यादा नहीं होगी। तो यहाँ एक्चुअल में शब्द लिखा गया है विधान परिषद, सभा, विधान परिषद गलती से शब्द निकल गया है विधानसभा, और मैंने यहां लिख दिया विधानमंडल। इस एक शब्द को अगर ध्यान से आप नहीं पढ़ पाए, समझ पाए, तो आपका ये उत्तर ही गलत हो जाएगा। तो ये असत्य है, इसका मतलब उत्तर तो ये हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, ये बिल्कुल लिखा गया है। केंद्र में तो न्यूनतम संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है, राज्यों में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या को भी तय किया कि 12 से कम नहीं होगी, क्योंकि ऐसे राज्य जहां विधानसभा की टोटल सदस्य संख्या बहुत कम है, वहां अगर 15 15% का अपने ऑप्शन कर दिया तो मंत्री इतने कम हो जाएंगे कि राज्य की पूरी शासन व्यवस्था को संभाल नहीं पाएंगे वो, इसलिए 12 से कम नहीं होंगे, ये कहा गया है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए ये विधानसभा लिखा है यहाँ पे। जिस तरीके से केंद्र में मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से, ठीक वैसे ही राज्य की मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक ऐसे ही जैसे वहां पे लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी मंत्रियों की संख्या, वैसे यहाँ पे भी विधानसभा की तो विधानसभा है। ठीक है, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, विधानमंडल यहाँ लिखा है, मैंने देखिए विधानमंडल लिखा है, विधानमंडल का मतलब मंत्री विधानसभा का सदस्य भी हो सकता है, विधान परिषद का सदस्य भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। विधानमंडल में दोनों सदन आ गए। उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिखा हुआ आर्टिकल 164(4) में। 164(4) की भाषा एकदम ऐसी कैसी है, तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर होगा ए। ठीक है, हाँ
चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पढ़िए इसको और इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। इन प्रश्नों की नेचर ऐसी है, प्रश्नों के फॉर्मेट, प्रश्न बनाते समय इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखा गया कि एक प्रश्न जब आप पढ़ते हैं और उसका उत्तर ढूंढते हैं और उसको पूरी तरीके से उसको पढ़ लेते हैं तो उससे आपके उस प्रश्न में 4-5 प्रश्नों की तैयारी हो जाती है। लगभग उस प्रश्न के आसपास की बातें लगभग आप समझ लेते हैं और ये बहुत जरूरी भी है आपकी तैयारी को थोड़ा सी गहराई देने के लिए। ठीक है, तो प्रश्न बड़े जरूर हैं लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले है तब तक होता है। आयोग को फौजदारी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है और आयोग के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। असत्य कथन वाले कूट का चयन कीजिए। असत्य कथन वाला है, सत्य को तो छोड़ दीजिए, असत्य कथन वाला जो भी है उसको उठा लीजिए, इसमें वो शामिल होना चाहिए। बताइए। अनिल जैन जी एक उत्तर दे रहे हैं, बीरबल सिंह जी डी उत्तर दे रहे हैं। अनिल जी एक बार उत्तर दीजिए, कोई बात नहीं, 3-4 बार देने की जरूरत नहीं है, मेरे ध्यान में आ जाएगा। प्रवीण भारिया जी डी उत्तर दे रहे हैं। रघुवीर जी कह रहे हैं बी बाध्यकारी। अच्छा, डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक बात है। अनिल जैन कह रहे हैं कार्यकारी निकाय है। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ ली है बात को, कुछ हद तक ठीक है। चलिए मैं उत्तर यहां पे दे देता हूं, समझना आप इस बात को। राष्ट्रीय देखिए, बारीकी समझना कि एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है, कि आप किसी प्रश्न को कितना बारीकी से पढ़ें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन आप जानते हैं 1993 में एक एक्ट पारित किया था संसद ने, राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, और उसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया केंद्र स्तर पे। लेकिन आप जानते हैं इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसका गठन एक संसद ने कानून बनाया, राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, उसके तहत, और इस आयोग का गठन किया गया था। तो एक ये विधिक संस्था है, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था उस संस्था को कहते हैं, उस निकाय को कहते हैं जिस निकाय का उल्लेख, जिस निकाय का संबंध, जिस निकाय का वर्णन वो संविधान में दिया गया हो। जैसे राष्ट्रीय चुनाव आयोग है, वो आर्टिकल 324 में दिया हुआ है, सीधे सीधे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग होगा, तो वो राष्ट्रीय चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। जैसे अगर मैं बात कहूँ आपके और कई संस्थाएं, जैसे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग या आरपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग जो है, वो आयोग भी संवैधानिक निकाय है, क्योंकि आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक इन संस्थाओं का उल्लेख है उसमें, यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग का। तो वो संवैधानिक निकाय है, लेकिन ये संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि इस निकाय का संबंध संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि संसद ने एक कानून बनाकर, एक विधि बनाकर इस संस्था का गठन उस विधि के अनुसार बाद में किया गया। तो एक ये विधिक संस्था है, विधिक निकाय है। ठीक है, तो ये असत्य कथन है। आगे वाली लाइन सही है, ये 12 अक्टूबर 1993 को हुई है इस संस्था की स्थापना, ये लाइन एकदम ठीक है, लेकिन इसमें ये शब्द गलत हो गया, असत्य हो गया, संवैधानिक निकाय नहीं है ये, तो ये असत्य कथन। फिर आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होता है। तो वो जो आपकी 5 वर्ष वाली बात है वो तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 65 साल वाली बात गलत है। 70 साल है, 65 साल के बजाय 70 साल है, तो ये कथन भी असत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न, अगला बिंदु, आयोग को फौजदारी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। तो फौजदारी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त नहीं होती है। आप जानते हैं न्यायालय 2 प्रकार के, दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। और जितने भी आयोग हैं, चाहे वो आप कोई से भी आयोग ले लीजिए, मानवाधिकार आयोग ले लीजिए, महिला आयोग ले लीजिए, अनुसूचित जाति आयोग ले लीजिए, अनुसूचित जनजाति आयोग ले लीजिए, पिछड़ा वर्ग आयोग ले लीजिए,
कोई भी सभी आयोग जो हम पढ़ते हैं वो सारे आयोग दीवानी न्यायालय की शक्तियां रखते हैं, उनके पास दीवानी न्यायालय के समान शक्तियां होती है। तो ये भी असत्य हुआ। और फिर है आयोग के निर्णय बाध्यकारी होते हैं, जबकि आप जानते हैं आयोग के निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं। तो ये भी असत्य हुआ। चारों कथन असत्य हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 1, 2, 3 और 4 डी उत्तर सही होगा। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने डी उत्तर दिया था, और जिन स्टूडेंट्स ने डी उत्तर दिया है इसका मतलब यह है कि उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी उनकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है और बढ़िया स्तर के उन्होंने फैक्ट्स उनको याद हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अब की बार आप बड़े बड़े प्रश्न पढ़ पढ़ के थक गए हैं, थोड़ा सा छोटा प्रश्न आपको थोड़ा सा रिलीफ देते हैं। छोटा प्रश्न समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? छोटा जरूर है, सरल नहीं है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, समान नागरिक संहिता, सहकारी समितियों का गठन और कार्मिकों के लिए निर्वाह मजदूरी। बताइए। हाँ अनिल जी, कोई बात नहीं, गलत होना बुरा नहीं है, गलती करना बिल्कुल बुरा नहीं है, उस गलती से सीखना जरूरी है, ये ध्यान रखें। गलत होना कतई बुरा नहीं है, लेकिन इस सवाल का जवाब न देना बुरा है। उत्तर दीजिए, आप गलत दीजिए, सही दीजिए, ठीक है, आपका उत्तर सही होता है, उससे एनर्जी मिलती है, लेकिन गलत होता है उससे आप सीखते भी तो हैं, तो ठीक है। हाँ बीरबल जी, कल्पना जी, बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत बढ़िया लेवल की चल रही है। बताइए इसका उत्तर बताइए आप। ए भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। इतना वैरायटी कितनी ज्यादा है। देखिए, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, पहले तो मैं आपको आर्टिकल्स बता देता हूं कौन कौन से आर्टिकल्स में इनका उल्लेख है। ये आर्टिकल 39A, इसका संबंध आर्टिकल 39A से है। समान नागरिक संहिता आप जानते हैं आर्टिकल 44 में है। सहकारी समितियों का गठन आर्टिकल 43B में है, और कार्मिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आर्टिकल 43 में है। ठीक है, अब जब मैं ये पूछ रहा हूं आपको, देखिए प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाता है। आप पहले ही लेवल पे किसी प्रश्न को देखकर आपको लगता है नहीं आ रहा, उसको छोड़ देते हैं, और जब आप उसको थोड़ा सा गहराई से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद काफी हद तक आप उस प्रश्न को समझ जाते हैं, उस उत्तर देने की स्थिति में आ जाते हैं। देखना, जैसे मैंने आर्टिकल्स लिखे, अब यहाँ पे आपके थोड़ी गुत्थियां सुलझ रही है, यहां से आप थोड़ा सा उसको समझ पाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखना आप कैसे, वो ऐसे कि 44 और 43 ये आर्टिकल ऐसे लिखा मैंने, इसका मतलब ये है कि ये मूल संविधान का हिस्सा है। इसका मतलब ये बाद में संविधान संशोधन करके नहीं जोड़े गए हैं। अगर बाद में संविधान संशोधन करके जोड़े गए होते तो उसमें ए बी कुछ लिखा हुआ होता, ABC, क्योंकि तभी वो ये जोड़ के ही तो बाद में संविधान संशोधन द्वारा जो नया कुछ जोड़ा जाता है उसमें AB ऐसे करेंगे तभी तो जुड़ेगा, ऐसे तो कैसे जुड़ेगा। तो ये तो मूल संविधान में है, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकते। अब या तो होगा ये C और या होगा A, ठीक है। तो आप जानते हैं सहकारी समितियों को जो गठन किया गया वो 43B वाला है, और वो तो 97वें संविधान संशोधन से है। ये 97वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया, 2009 की बात है। और ये समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्व अब तक जो जोड़े गए संविधान संशोधन किए गए, 4 संविधान संशोधन किए गए हैं। पहला 42वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा 4 नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए, जिसमें 39A है, एक 39 स्मॉल वाला F, 2 एक 43A जोड़ा था इसमें, जिसमें था कि उद्योगों के प्रबंधन में नागरिकों कार्मिकों की भागीदारी, ये जोड़ा गया था। एक 48A, वो पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित थे। 4 नीति निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। एक संविधान संशोधन किया गया 44वां, एक तो 42वां, एक 44वां, इसके द्वारा आर्टिकल 38(2) जोड़ा गया। एक किया गया 86वां संविधान संशोधन,
इस 86वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। आर्टिकल 45 में लैंग्वेज दूसरी थी, इसकी जगह दूसरी लैंग्वेज लिख दी गई। पहले 6 से 14 वर्ष तक लिखा हुआ था आर्टिकल 45 में, इस संविधान संशोधन द्वारा 0 से 6 लिख दिया गया उसमें। और एक 97वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा आर्टिकल 43B जोड़ा गया। तो ये 4 संविधान संशोधन किए गए हैं नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अनिल जी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो शायद आपका सही हो जाएगा, और थोड़ी कोशिश करिए, तैयारी को थोड़ा सा और मजबूत कीजिए। संविधान में मूलतः कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? अपेक्षाकृत थोड़ा सरल प्रश्न है, बताइए इसका उत्तर बताइए। अपेक्षाकृत थोड़ा सरल है। संविधान में मूलतः कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? हाँ, 95वां वो जो 97वां संविधान संशोधन 2011 है, बिल्कुल 2011 है। मैं शायद 2009 बता दिया मैंने, वो 2011 है। 2009 में तो 95वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें आरक्षण की अवधि 10 साल के लिए बढ़ाई गई थी। बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर लगभग एक मत है। कुछ लोग 10 उत्तर दे रहे हैं, कुछ लोग 7 दे रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, ज्यादातर लोग डी बता रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया अनिल जैन जी, आपका उत्तर अब की बार बिल्कुल ठीक है। आपने अब की बार विस्तार से बताया है, इसका उत्तर होगा डी। यहाँ पे मैंने मूलतः पूछा है। आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि संविधान में पहले तो 10 थे, फिर एक 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और जोड़ दिया तो 11 हो गए, तो पहले तो 10 ही थे। आप में से ज्यादातर उत्तर लोग बी दे देते हैं, जबकि आप लोगों ने ऐसा नहीं किया है। आप लोगों ने डी उत्तर दिया है, और डी ही इसका उत्तर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं। फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और फिर 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें एक और जोड़ दिया गया। तो कुल मिला के वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हो गए, लेकिन मूल संविधान में ये बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, चलिए हाँ अगले प्रश्न पे आइए। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग कौन से बहुमत से पारित होना आवश्यक है? बताइए इसका उत्तर। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, जानते हैं आप कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 61। और वो प्रस्ताव पारित होने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग कौन सा बहुमत चाहिए? ये बहुमत पूछा है। साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, या सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। बताइए इसका उत्तर। डी। अच्छा, 4 डी। लगभग स्टूडेंट्स का उत्तर आ रहा है डी। भरत गुर्जर जी अलग से लेके आ रहे हैं एक सी। इंस्टाग्राम फॉलोइंग, अच्छा बहुत अच्छा नाम है, आपको बधाई। आप भी सी उत्तर दे रहे हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स डी दे रहे हैं उत्तर। लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में बहुमत की तरफ जीत होती है। जिधर ज्यादा लोग होते हैं उधर जाया जाता है। जितेंद्र सीमार खुनखुना वो भी अलग से लेके आ रहे हैं सी। मोनिका स्वामी भी सी कह रही है, लेकिन ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि डी है। हाँ मंजू शर्मा जी, बिल्कुल ठीक हूं मैं, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग भी एकदम स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं इस प्रश्न में थोड़ा सा समय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपके उत्तर इसमें बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और डी उत्तर देने वालों की भरमार है। देखिए, राजनीति विज्ञान, लोकतंत्र को राजनीति विज्ञान में ही पढ़ते हैं हम, और लोकतंत्र की एक खास बात होती है कि बहुमत की सरकार होती है, बहुमत के फैसले मान्य होते हैं। और यहाँ
तो बहुमत क्या है, बल्कि लगभग मत डी की तरफ है। सभी कह रहे हैं कि डी उत्तर होगा, लेकिन डी उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर होगा सी। और इसीलिए प्रश्न दिया गया था, क्योंकि इस बात को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि अगर ऐसा प्रश्न देंगे तो उसका उत्तर ज़्यादातर लोग यही देंगे। और कुछ लोग जो आपको पढ़ाते भी हैं, और मैंने भी एक दो बार देखा है कुछ लोगों को ऐसे, उनकी वीडियोस, कि एक आम धारणा वो विद्यार्थियों में डेवलप करते हैं कि जिस प्रश्न का उत्तर सबसे लंबा होता है वो प्रश्न अक्सर सामान्यतः सही होता है, बल्कि वो तो कुछ लोग तो गारंटी के साथ कहते हैं कि वही उत्तर होता है। और शायद इस जाल में आप भी ट्रैप हो गए, आप भी उस भंवर में फंस गए, आपने भी ये सोचा कि यही उत्तर होगा इसका, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पारित होता है, वो पारित होता है सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, ध्यान रखें आप। जबकि न्यायाधीशों के विरुद्ध जो प्रस्ताव पारित होता है महाभियोग का संसद के दोनों सदनों में, वो इस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत। इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? इसको शॉर्ट में कहा जाता है विशेष बहुमत। अगर मैं विशेष बहुमत लिखता तो शायद आप में से कुछ स्टूडेंट्स इस पक्ष में नहीं जाते, आप हो सकता है इसके पक्ष में चले जाते। लेकिन जानबूझ के मैंने इसको इतना बड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि ज्यादा बड़ा और लंबा उत्तर देखने की आपको आदत है और आप सामान्यतः ऐसा समझते हैं कि वही सही उत्तर है। तो आप इस बात को थोड़ा सा समझ जाएं। देखिए अनिल जैन जी, आपने इसको नहीं पढ़ा है, ये इसका उत्तर सही नहीं है। एक बार वापस से किताबों में पढ़िए। सौरभ शर्मा जी कह रहे हैं कि दृष्टि आईएएस में पढ़ा है, दृष्टि आईएएस में ऐसा नहीं लिखा है। वापस आप पढ़िए, राष्ट्रपति के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत ही मिलेगा आपको कतई ऐसा नहीं मिलेगा। ये न्यायाधीशों को हटाने के लिए ये बहुमत चाहिए, ध्यान रखें, इसे विशेष बहुमत कहते हैं। ये कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत है, ठीक है। हाँ, किरण चौधरी जी, आपका स्वागत है, दिल्ली से आप हैं, राजस्थान की इस धरा पे आपका स्वागत है। बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान से चल रही क्लास को राजस्थान के बाहर के लोग देख रहे हैं, ये पूरे राज्य के लिए अच्छी बात है। असत्य कथन को पहचानिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। देखिए, असत्य कथन को पहचानना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति चुनाव अवैध किए जाने की दशा में राष्ट्रपति द्वारा उस अवधि के लिए किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंध में विधि निर्माण संसद करती है। किसी विधानसभा के भंग होने की दशा में राष्ट्रपति के चुनाव स्थगित हो जाते हैं। कौन सा कथन इनमें से असत्य है उसको पहचानना है। प्रवीण भारिया जी, आपका उत्तर सही हुआ। बहुत बढ़िया बात है कि आप इतने बारीक प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ के सही उत्तर दे रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स वो जो पिछला प्रश्न था वैसे प्रश्नों में फंस जाता है, वो बारीकियां समझ नहीं पाता, उनको अगर समझ भी लिया तो लंबे समय तक याद नहीं रख पाता। मेरे ख्याल से अब अपने जो प्रश्न पढ़ा था इसके बाद आप उस प्रश्न को नहीं भूल पाएंगे, उस बारीकी को नहीं भूल पाएंगे। बी भी उत्तर आ रहा है और डी भी आ रहा है। ज्यादातर स्टूडेंट्स का उत्तर डी आ रहा है, तो लोकतंत्र है, जाए डी की ओर। पिछले में तो नहीं गए थे। किरण जी, आपका धन्यवाद कि आपने ऐप ले रखा है और ऐप से आप तैयार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब की बार सबके ही उत्तर डी आ रहे हैं, तो या तो अब की बार बहुमत में जान है, बहुमत मजबूत है, या फिर क्या लगता है आपको, एक बार फिर से बहुमत धराशायी होगा। चलिए, अब की बार आपका उत्तर मान लेते हैं कि उत्तर इसका डी होगा। अब की बार मान लेते हैं, बहुमत की रोज रोज हार थोड़ी ना होती है, बहुमत हमेशा ही गलत थोड़ी ना होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। आर्टिकल 71(1) में ये बात सीधे सीधे तौर पे कही गई है। सारी बातें आर्टिकल 71 में कही गई है। 71 में 4 क्लोजेज हैं, 71 1, 2, 3 और 4, और ये चारों बातें आर्टिकल 71 की ही हैं। 71(1) में ये बात कही गई कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होगा उसके निर्णय केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है।
आर्टिकल 71(2) क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यदि राष्ट्रपति के चुनाव अवैध घोषित किए गए, यदि राष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित हो जाता है तो वो जो राष्ट्रपति जिसका चुनाव अवैध हुआ था वो हटेगा निश्चित तौर पे, लेकिन उस अवधि में, जिस अवधि तक वो राष्ट्रपति रहा था, उस अवधि में उसके द्वारा किए गए कार्य वो अवैध नहीं होंगे, वो मान्य होंगे। ये भी कथन सत्य है। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने के अधिकार उस संसद को होगा कि संसद राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी प्रकार की विधि बना सकती है। ये भी सत्य कथन है। और चौथा है कि किसी विधानसभा के भंग होने की दशा में राष्ट्रपति के चुनाव स्थगित नहीं होते हैं। ये 71(4) में कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव स्थगित नहीं होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किसी भी प्रकार की रिक्ति की वजह से राष्ट्रपति के चुनाव स्थगित नहीं होंगे। ये आर्टिकल 71(4) में सीधे सीधे तौर पे कहा गया है। तो यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग हुई, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किसी स्थान की रिक्ति हुई, तो उससे चुनाव स्थगित हो जाते हैं। ये गलत उत्तर हो गया, स्थगित तो नहीं होंगे। तो इसका उत्तर डी है। ठीक है गौतम जी, आपका स्वागत है क्लास में। डूंगरपुर से आप हैं, राजस्थान का दक्षिणतम जिला जो बांसवाड़ा है उसी के पड़ोस में। और डूंगरपुर से तो मेरा भी बहुत गहरा एक तरीके से रिश्ता है। 1 साल मैंने डूंगरपुर में बिताया है। तो आपका स्वागत है इस क्लास में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से विधेयक को पारित होने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? बताइए आप, कौन से विधेयक के लिए विशेष बहुमत की जरूरत है? विशेष बहुमत तो आप समझ ही गए ना, अभी आपने पिछले पढ़ा था, मैंने बताया था। सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, उसे विशेष बहुमत कहते हैं। कौन से वाले विधेयक को पारित होने के लिए संसद के किसी सदन में विशेष बहुमत चाहिए? बताइए, उत्तर दीजिए। उत्तर आ रहा है बी। देवीलाल गरासिया जी बी उत्तर दे रहे हैं। अल्फा जी ए उत्तर दे रही हैं। वासुदेव जी बी कह रहे हैं। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, ऐसे कैसे? ज्यादातर लोग ए कह रहे हैं। तो देखिए, इसका सीधा सीधा उत्तर बता देता हूं मैं। इसका उत्तर होगा ए, संविधान संशोधन विधेयक। इसके लिए विशेष बहुमत चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि संविधान संशोधन तो 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहले वाले प्रकार में साधारण बहुमत से संविधान संशोधन हो जाता है। लेकिन आर्टिकल 368 में जब आप बात करते हैं, जिसमें संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है, वो उसमें संविधान संशोधन 2 ही प्रकार के हैं केवल। एक संसद के विशेष बहुमत से, दूसरा संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। और जो आप पहले वाली श्रेणी की बात कर रहे हैं कि संसद के साधारण बहुमत से कुछ बिंदुओं में संविधान संशोधन होता है, एक्चुअली आर्टिकल 368 में पहली बात तो उसका जिक्र नहीं है, और दूसरी बात टेक्निकली उसे संविधान संशोधन नहीं कहा जाता है। अब तक जो 104 संविधान संशोधन हुए हैं, उनमें वो जो संविधान संशोधन जो आप पहले वाली श्रेणी की बात कर रहे हैं, वो उनके द्वारा वो जो संशोधन हुए, वो उन आर्टिकल, वो जो 104 संशोधन है उनमें शामिल नहीं है। ध्यान रखें आप। ठीक है। साधारण विधेयक हो, चाहे धन विधेयक हो, चाहे वित्त विधेयक हो, सारे के सारी विधियां ये साधारण बहुमत से पारित होती है। ये ध्यान रखें आप। उपस्थित लोग हैं उनका बहुमत बस। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अवधि तक स्पीकर रहे? अपेक्षाकृत आसान सा प्रश्न है, फैक्ट है, सीधा सीधा, कोई विश्लेषण नहीं है, कोई इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, कोई लैंग्वेज संबंधी उलझन नहीं है, एकदम सीधा सीधा है। बताइए, कौन सबसे लंबी अवधि तक लोकसभा अध्यक्ष रहे? उत्तर आ रहा है, विक्रम कुमार जी कह रहे हैं ए, राम सिंह बुडानिया भी ए कह रहे हैं। बताइए, इसका उत्तर बताइए। देखिए आप, सिद्धि रीना सी उत्तर बता रही है, किरण चौधरी डी बता रही हैं, जयसराम बी बता रहे हैं। तो चारों ऑप्शन तो आ गए, बचा कौन से वाला? चलिए मैं बता देता हूं। देखिए, गणेश वासुदेव मावलंकर भारत की लोकसभा के पहले स्पीकर थे। ये प्रथम स्पीकर थे, और ये पहले ही ऐसे स्पीकर थे जिनकी पद पर रहते हुए
मृत्यु हो गई थी 1956 में। ठीक है। बलराम जाखड़ 1980 से 1989 तक रहे। 1980 से लेकर 1989 तक रहे। अनंत शयनम अयंगर वो 1956 में बने, फिर गणेश के बाद, मतलब दूसरे स्पीकर रहे। ठीक है। और अनंत शयनम अयंगर भारत के पहले डिप्टी स्पीकर थे, ये भी ध्यान रखें आप। बलिराम भगत 1976 में बने थे 1977 तक। तो ध्यान रखें, बलराम जाखड़ सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले स्पीकर थे, बी, जो 1980 से 1989 तक रहे थे। और बलिराम भगत सबसे कम अवधि तक रहने वाले स्पीकर थे। सबसे कम अवधि तक रहने वाले बलिराम भगत, सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले बलराम जाखड़। ठीक है। चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को परामर्शी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। सत्य कथन वाले कोर्ट को पहचानिए। अब की बार यहां ध्यान रखना, सत्य कथन को पहचानना है। केवल एक, केवल दो, एक व दो, दोनों, न एक व न ही दो। बताइए, दीजिए उत्तर। ऐसा नहीं है गोविंद भाकर जी। बलिराम भगत राजस्थान के राज्यपाल तो 1993 में बने थे, 93 से 98 तक। तो उन्होंने इस्तीफा देके वो लोकसभा अध्यक्ष नहीं बने थे, ध्यान रखें आप। ये सूचना आपके पास गलत है, उसको थोड़ा सा सुधार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों कथन आपने पढ़े, इनका उत्तर दीजिए आप। सी उत्तर ज्यादा आ रहा है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को परामर्शी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह कथन सत्य है या असत्य है, बताइए आप। देखिए ज्यादातर स्टूडेंट्स के उत्तर गलत हैं, समझिए आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से। परामर्शी क्षेत्राधिकार की बात करें, सलाहकारी क्षेत्राधिकार की बात करें, तो केवल सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। आर्टिकल 143, अनुच्छेद 143, सर्वोच्च न्यायालय को सलाह देने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को किसी मामले पर सलाह देता है जब राष्ट्रपति मांगता है। तो हाई कोर्ट को सलाहकारी क्षेत्राधिकार नहीं है। तो ये उत्तर हुआ असत्य है, ये कथन हुआ असत्य है। ठीक है। पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, आर्टिकल 143 कहता है सीधे सीधे। तो ये हुआ सत्य। और आपसे पूछा क्या है, सत्य कथन, तो केवल दो होगा। इसका उत्तर हुआ बी, केवल दो। ठीक है। चलिए आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नहीं रहा। यह मजेदार मामला है। कई राज्य ऐसे रहे भारत में, क्योंकि राज्य देखिए ऐसा नहीं है कि भारत 1947 में आजाद हुआ और 1947 में जिस तरीके से राज्य बने वो आज तक वैसे के वैसे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि क्रमिक रूप से ये कई चरण आए ऐसे, जब कई राज्य पहले के राज्य नहीं थे, बाद में वो राज्य बने, या कई ऐसे ही रहे जो बीच पहले राज्य नहीं थे, फिर बाद में केंद्र शासित प्रदेश बने, फिर बाद में वो राज्य बने। कई ऐसे चरणबद्ध तरीके से हुआ। कई ऐसे राज्य थे जो पहले एक ही क्षेत्र में एक राज्य था, फिर बीच में तोड़ के दो बना दिया। ऐसे कई ऐसे चरणबद्ध तरीके से रहा। बताइए आप, कौन सा एक पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नहीं रहा था। जब आप राज्यों के पुनर्गठन वाला वो जो टॉपिक पढ़ते हैं कि राज्यों का भारत में किस तरीके से राज्य, अलग अलग राज्य बने शुरू से लेकर अब तक। अनिल जैन जी हिमाचल प्रदेश कह रहे हैं। ए उत्तर आ रहा है, लगभग स्टूडेंट्स ए उत्तर दे रहे हैं। ए के अलावा तीन ऑप्शन और भी हैं, बी, सी और डी भी है। अरे भाई कश्मीर तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, कश्मीर कहां से आ गया। सुचिता कुमारी डी दे रही हैं, शिल्पा गरवा भी डी दे रही हैं। डी में क्या है, त्रिपुरा। अच्छा ठीक है।
अच्छा मणिपुर, सी भी आ गया, बी बचा है एक, बी भी दे दीजिए कोई ना कोई, तो बी कोई नहीं दे रहा है, उस अकेले को क्यों नाराज कर रहे हैं आप? देखिए ध्यान से समझिए, आप में से स्टूडेंट्स ने जो उत्तर दिया सबसे ज्यादा उत्तर दिया ए, कुछ स्टूडेंट्स पक्ष में है डी के और कुछ स्टूडेंट्स पक्ष में है सी के, बी के पास कोई नहीं है, तो बी को मैं नाराज नहीं करता हूं और मैं कह देता हूं कि इसका उत्तर बी है। चारों को राजी तो रखना पड़ेगा ना, मैनेज हो गया मामला। अगर आप कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहा, तो एक गलत उत्तर है। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश रहा है। हिमाचल प्रदेश आप जानते हैं राज्य तो बना 1971 में, जानते हैं आप? अच्छा राज्य कब कब बने मैं आपको बता देता हूं। अभी मेघालय राज्य बना 1972 में, मणिपुर राज्य बना 1972 में और त्रिपुरा भी राज्य बना 1972 में। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य बने 1987 में, गोवा भी राज्य बना 1987 में। ठीक है, लेकिन ध्यान से समझिए आप इस बात को कि हिमाचल प्रदेश 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, फजल अली कमीशन की सिफारिशों के आधार पे राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, 7वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत 1956 में राज्य बने और केंद्र शासित प्रदेश बने। तो हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना 1956 में, ध्यान रखना इस बात को। 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया हिमाचल प्रदेश को, फिर 1971 में जाके उसे राज्य बना दिया गया, तो ये केंद्र शासित प्रदेश रहा है। ठीक है, अब देखिए उसके आगे बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर भी 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, और त्रिपुरा भी 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1972 में जाके ये भी राज्य बना दिए गए, जबकि मेघालय केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया। हालांकि 1969 में इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया था, एक अलग थोड़ा सा एक, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश नहीं था वो। ठीक है, तो इस तरीके से मेघालय है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहा। जबकि अगर मैं आपको बात बताऊं मिजोरम की और अरुणाचल प्रदेश की, तो देखिए ये दोनों राज्य भी पहले केंद्र शासित प्रदेश रहे हैं। मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 1972 में, जब इनको राज्य बनाया तो इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अरुणाचल प्रदेश को भी 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया और 1987 में इनको राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो ये मेघालय के बारे में ध्यान रखें आप। कभी कभी वो व्यक्ति भी जीत जाता है जिसके पक्ष में कोई नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो प्रश्न था ना पीछे वाला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 1947 बल्कि 1950 से लेकर जब आप विकास यात्रा पढ़ते हैं राज्यों की, कैसे कैसे राज्य बने, कैसे पहले बंबई प्रांत था, किस तरीके से वो महाराष्ट्र बना और गुजरात उससे अलग हुआ 1960 में, किस तरीके से पंजाब था 1966 में, हरियाणा उससे अलग हुआ, 1963 में नागालैंड बना, कैसे मांग उठी। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है वो। कभी मौका अगर मिला तो किसी कोई क्लास इस बारे में बात करेंगे हम, चर्चा विस्तार से। चलिए आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता भारतीय संघवाद के संघीय स्वरूप के तत्व को प्रकट करती है? संघीय स्वरूप को प्रकट करती है, ध्यान रखना, क्योंकि भारत के संविधान में संघात्मक तत्व भी है, एकात्मक तत्व भी है। संघात्मक तत्व वाला कौन सा है? एक संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, शक्ति विभाजन और आपातकालीन उपबंध। बताइए आप। बताइए इसका उत्तर। आप जानते हैं संघीय शासन प्रणाली में केंद्र का भी एक संविधान होता है, राज्यों का भी संविधान होता है। भारत में एक ही संविधान है, मतलब ये संघात्मक प्रकृति नहीं है बल्कि एकात्मक तत्व है। मैंने पूछा संघात्मक, इसका मतलब ये तो उत्तर नहीं होगा। एकीकृत न्यायपालिका, जबकि संघीय शासन प्रणाली में दोहरी न्यायपालिका होती है, केंद्र की अलग होती है, तो ये भी एकात्मक तत्व है, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, फिर बाद में देखिए आपातकालीन उपबंध, ये भी एकात्मक तत्व है, क्योंकि संघीय शासन प्रणाली में आपातकाल जैसी कुछ
व्यवस्था होती नहीं है। शक्ति विभाजन का मतलब केंद्र की अलग शक्ति, राज्यों की अलग शक्ति, शक्ति को बांटा संविधान ने कि केंद्र के मामले ये होंगे, राज्यों के मामले ये होंगे, स्पष्ट रूप से बांट देना, ये एक संघीय शासन प्रणाली की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो इसका उत्तर होगा सी। ठीक है, ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पंचायती राज के प्रावधान लागू नहीं होते? बताइए कहां पंचायती राज के प्रावधान लागू नहीं है। मैं थोड़ा सा गति बढ़ा रहा हूं, सीधा सा प्रश्न है, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा करने का कोई बहुत ज्यादा वैसे नहीं है। आर्टिकल 243 संविधान के भाग 9 जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन द्वारा। उसमें आर्टिकल 243 ड आता है जो कहता है कि कुछ भाग ऐसे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे पंचायत राज के प्रावधान लागू नहीं होंगे, पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं होगी। और उस आर्टिकल 243 ड में, आर्टिकल 243 ड, डमरू वाला ड है, ये अड़ा वाला खाली नहीं है, डमरू वाला ड है। इस आर्टिकल में कहा गया कि वहां लागू नहीं होंगे। और उन राज्यों की जहां बात की गई, निर्मल कुमार स्वामी जी कह रहे हैं सिक्किम होगा, और वासुदेव जांगिड़ भी कह रहे हैं बी होगा, अनिल जैन कह रहे हैं नागालैंड होगा। ज्यादा तो उत्तर ए और बी में ही उलझे हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं, इसका उत्तर होगा नागालैंड। अगर आपने मेरी क्लास कभी ली है तो मैं इसके ऊपर मैंने सबसे ज्यादा जोर दिया है, ऐसा प्रश्न आता है तो नागालैंड ही उसमें देते हैं सब। जबकि कुछ 2 राज्य और भी हैं जहां पे लागू नहीं है। जैसे नागालैंड के अलावा ये और कहां पे लागू नहीं है, क्या आप जानते हैं? एक तो ये नागालैंड में लागू नहीं है, दूसरा ये मेघालय में लागू नहीं है, और एक ये मिजोरम में लागू नहीं है। 3 राज्यों में लागू नहीं है। सिक्किम में लागू है, ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में भी लागू है, असम में भी लागू है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखें आप। ठीक है, चलिए आगे देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। आपको यहां पे सत्य कथन वाला कोड पहचानना है। सत्य है कि असत्य है? संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। संविधान संशोधन अधिनियम का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। बताइए। हेतराम जी, आपकी बात मैंने नोट कर ली है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में 2/3 की गणना कैसे की जाती है? यदि लोकसभा या राज्यसभा में सीट खाली हो तो कोई सदस्य उपस्थित नहीं हो, या कोई सदस्य उपस्थित नहीं हो प्लीज। तो देखिए, इसकी थोड़ी सी वो जो है ना विशेष बहुमत, उसके बारे में फिलहाल यहाँ पे मैं, समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, उसमें कम से कम 10-12 मिनट लगते हैं उस एक विशेष बहुमत क्या है उसको समझाने के लिए एग्जाम्पल के साथ। तो या तो किसी दूसरी अन्य कभी किसी क्लास में, या फिर आपकी समस्या का समाधान करना तो देखिए जरूरी है। पहली बात तो ये देखिए, 2/3 की गणना कैसे की जाती है? 2/3 की गणना की जाती है टोटल सदस्य संख्या जितनी भी है। जैसे मान लीजिए लोकसभा में अगर हम इसको निकाल रहे हैं, तो लोकसभा में अगर हम इसको निकालें तो कुल की सदस्य संख्या का 2/3 निकालना है अपने को। तो 543 सदस्य हैं लोकसभा में वर्तमान में, इसका 2/3 निकाल लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें खास तौर से कि टोटल सदस्य संख्या के, कुल सदस्य संख्या के 2/3 निकालना है। इसमें उपस्थित कितने हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे राज्यसभा है तो 245 है वर्तमान में, तो उसका 2/3 निकाल लेंगे, बस। उपस्थित का कोई मतलब ही नहीं है इसमें। तो ये ध्यान रखें, कुल सदस्य संख्या का 2/3। चलिए आगे देखें। इसका उत्तर ढूंढते हैं हम। आपके उत्तर ए और बी आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य कथन है। ये राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, पहले लोकसभा में भी लाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। ये असत्य कथन है। दोनों सदनों की शक्तियां इस संविधान संशोधन विधेयक पर बिल्कुल समान है, एकदम एक बराबर है। संविधान संशोधन अधिनियम का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, यह भी असत्य कथन है, क्योंकि इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। आप जानते हैं 99वां संविधान संशोधन, याद होगा आपको, 2014, पूरे के पूरे संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि उसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है उस पे, इसलिए तो कर दिया, वरना थोड़ा ना कर सकती थी। तो इसका मतलब इसका उत्तर सत्य कथन पूछा है, इसका उत्तर केवल एक, इसका उत्तर केवल एक।
ठीक है। चलिए अब देखें, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के समय निम्न में से किसने राज्यपाल पद को संभाला। अब ये राजस्थान की पॉलिटी के प्रश्न है। 17 प्रश्न वो थे, वो इंडियन पॉलिटी के थे, ये राजस्थान पॉलिटी के प्रश्न है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के समय निम्न में से किसने राज्यपाल पद को संभाला। राष्ट्रपति शासन के समय सरदार हुकुम सिंह, बलिराम भगत, रघुकुल तिलक, अंशुमान सिंह और वी आर पाटिल। कूट की सहायता से आपको इसका उत्तर देना है, ठीक है। अब देखें आप, मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन, पहला राष्ट्रपति शासन लगा 1967 में, दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा 1977 में, तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा 1980 में और चौथा राष्ट्रपति शासन लगा 1992 से 1993। ये 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और इसके समय में कौन कौन राज्यपाल थे, आपको ये बताना है कि कौन कौन उस समय राज्यपाल रहे। इस समय राष्ट्रपति शासन लगा था, जिस समय घोषणा हुई, उस समय संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद वो राज्यपाल थे। थोड़े समय बाद वो हटे, उनके स्थान पे बने सरदार हुकुम सिंह। उसके बाद ये मतलब जब तक था राष्ट्रपति शासन लागू था, उस समय तक ये 2 राज्यपाल रहे थे। पहले संपूर्णानंद थे, उसके बाद हुकुम सिंह, फिर हुकुम सिंह के समय में राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ, ठीक है। तो हुकुम सिंह इसमें आ गया, इसका मतलब ये इसमें सही होगा। 1977 में जिस समय लगा, उस समय कार्यवाहक राज्यपाल राजस्थान में थे वेदपाल त्यागी। कुछ समय बाद दूसरे राज्यपाल यहां पे आ गए रघुकुल तिलक। इनके मतलब दूसरे राष्ट्रपति शासन के समय में भी 2 राज्यपाल रहे। इस समय राज्यपाल रघुकुल तिलक थे 1980 में, जब तीसरी बार लगा था। तो रघुकुल तिलक अगर इसमें है तो ये बिल्कुल है, ये हो गया। चौथी बार लगा उस समय जिस समय घोषणा हुई, एम चन्ना रेड्डी राज्यपाल थे। कुछ समय बाद ये हट गए, तो इनके स्थान पे बने थे बलिराम भगत। तो इसमें बलिराम भगत भी है। तो 1, 2 और 3 ये हो जाएगा। 1, 2 और 3 कहां है, सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सी इसका उत्तर हो गया। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में राजस्थान से वर्तमान में महिला सांसदों की संख्या 3 है। वर्तमान में राजस्थान में अनुसूचित जनजाति वर्ग से एक भी महिला सांसद का प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है। अब यहां एक लाइन थोड़े से लिखने भूल गए कि इसमें से सत्य कथन वाले कूट को पहचानिए आप। सत्य कथन कौन सा है, उस कूट को आपको पहचानना है। बताइए, केवल 1, केवल 2, केवल 1 व 2, न तो 1 व 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। बताइए आप, इसका उत्तर दीजिए आप। हेतराम जी, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक वोट नहीं देगा, क्योंकि वो उस समय उस सदन की अध्यक्षता नहीं कर रहा होता है। आप एक बार इससे संबंधित थोड़ी सी बात ही पूछेंगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, ठीक रहेगा। वरना क्या हम उस टॉपिक से भटक जाते हैं, फिर उस बिंदु से भटक जाते हैं, थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। बताइए, लोकसभा में ये पहला कथन और दूसरा कथन, इनमें से सत्य कथन कौन सा है। डी कह रहे हैं न तो 1 और नहीं 2, बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, फिर सी भी बता दीजिए भाई। आपके उत्तर देने की थोड़ी सी मुझे लग रहा है गति कम हो गई है, या फिर आप उत्तर देने में इंटरेस्ट थोड़े से कम लेने लगे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए फिर कोई बात नहीं, मैं भी आगे बढ़ता हूं। राजस्थान में लोकसभा में वर्तमान में 3 महिला सांसद हैं, ये सत्य कथन है। वर्तमान में राजस्थान में अनुसूचित जनजाति वर्ग से एक भी महिला सांसद का प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है, ये असत्य कथन है। मैं बता देता हूं आपको, इसका मतलब सत्य कथन पूछा है तो केवल 1 हो जाएगा।
ठीक है, देखिए राजस्थान में लोकसभा में राजस्थान से वर्तमान में 3 महिला सांसद है, आप जानते हैं। एक महिला सांसद है वो तो है राजसमंद से दिया कुमारी, ये राजसमंद से आती हैं, ठीक है। एक महिला सांसद है जसकौर मीणा, ये चुनी गई है दौसा से। और एक महिला सांसद है रंजीता कौली, रंजीता कौली, ये हैं भरतपुर से। अब देखिए आप, 3 महिला सांसद हैं, ठीक है। और ये 3 महिला सांसदों में ये पहला कथन तो सत्य हुआ। इसमें कहा गया कि वर्तमान में राजस्थान से अनुसूचित जनजाति, जनजाति का मतलब एसटी, एसटी वर्ग से एक भी महिला सांसद का प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है। जबकि देखिए जसकौर मीणा, मीणा एसटी तो होते हैं, तो एसटी से ये एसटी से है, ये एससी से है और ये जनरल है। तो देखिए जनरल भी है हमारे महिला सांसद लोकसभा में, एससी से भी है और एसटी से भी है, तीनों वर्गों से प्रतिनिधित्व है। तो यहाँ पे एसटी से है, तो ये असत्य हो गया। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक बात और बता देता हूं, और वो ये, अनिल जैन जी डाउटफुल कैसे लग रही है आपको, बताइए आप एक बार। मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं कि राजस्थान में 25 सीटें जो लोकसभा में है, उन 25 सीटों में से 4 सीटें ऐसी हैं जो कि एससी की सीटें हैं, 4 एससी की सीटें हैं, 3 सीटें हैं वो एसटी की है, ठीक है। एससी की जो सीट है 4, वो कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। एससी की 4 सीटों में एक तो है बीकानेर, दूसरी है गंगानगर, तीसरी है भरतपुर और चौथी है करौली धौलपुर। ये 4 एससी की सीटें हैं, ठीक है। देखिए भरतपुर एससी की महिला सीट, ये एससी की सीट थी। और जो एसटी की सीट है वो 3 है। उनमें पहली तो है वो है दौसा, दूसरी है उदयपुर और तीसरी है बांसवाड़ा, जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों जिले आ जाते हैं। ये 3 सीटें एसटी की है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, कितना होता है? अधिकतम 6 वर्ष या 2 वर्ष आयु तक, जो भी पहले हो वो आप वैसे समझ लेना, इनमें से जो भी पहले हो। अधिकतम 5 वर्ष या 62 वर्ष आयु जो भी पहले हो, अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, और अधिकतम 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। बताइए आप कौन सा होगा इसका उत्तर? हेतराम गोदारा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे विचार रखते हैं, और आप सभी स्टूडेंट्स की ये जो भाव, ये जो स्नेह, ये जो प्रेम है, वो एक अलग तरीके की एनर्जी उससे मिलती है, और कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाने का एक उत्साह भी मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखें, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा अधिकतम 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, इनमें से जो भी पहले तब तक। इसका उत्तर ए होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो कार्यकाल वाला मामला है ना, देखिए वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कभी एक अपन क्लास ले लेंगे इस बारे में, क्योंकि जो विभिन्न प्रकार के आयोग हैं, उन आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के कार्यकाल के मामले में बड़ी गड़बड़ है। किसी के 5 साल या 65 साल की अवधि है, किसी के 6 साल या 65 साल की अवधि है, किसी के 5 साल या 62 साल की अवधि है, किसी के 5 साल या 70 साल की अवधि है। तो बड़ा पेचीदा मामला है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पे क्या क्या है, मिक्स हो जाता है सब।
तो हम कभी किसी एक दिन क्लास लेंगे और उसमें हम बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। चलिए, पंचायत सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे ग्राम पंचायत द्वारा अपने सदस्यों में से चुना जाता है। वह ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने के लिए कार्यवाहियों का रिकॉर्ड रखने के लिए उत्तरदायी है। उपरोक्त में से कौन से सही है वो देखना। सत्य कथन, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक और ना ही दो। बताइए। आशीष जी, आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल कर देंगे। आप अपने नंबर एक बार कॉल कर लीजिए, उस पर वहाँ पे अपने नंबर लिखा दीजिए और आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ जयसाराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। देखिए, प्रश्नों का स्तर आरएस के एग्जाम में ऐसा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जब आप आरएस के एग्जाम देते हैं प्री में, तब आप देखते हैं कि 200 में से 90 नंबर या 85 नंबर, 95 नंबर ऐसे कट ऑफ रहती है आरएस प्री की। और आप ये भी जानते हैं कि अगर आसान प्रश्न आएंगे तब तो सभी लोग प्री कर लेंगे। प्रश्नों का स्तर कठिन होता है पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इसलिए तो उसकी मेरिट इतनी कम रहती है। तो वो समझ दे, वो तो आप जानते ही हैं कि प्रश्नों का स्तर तो कठिन ही होता है। चलिए देखिए, पंचायत सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे ग्राम पंचायत द्वारा अपने सदस्यों में से चुना जाता है। तो आप जानते हैं पंचायत सचिव ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होता है, वो तो क्या होता है, वो सदस्यों में से चुना जाता है, वैसा नहीं होता है, वो तो प्रशासनिक अधिकारी है। समझ गए आप, वो तो सरकारी कर्मचारी है। तो ये असत्य कथन है, ये निर्वाचित सदस्य थोड़ा ना होता है कोई। वह ग्राम सभा व ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने के लिए कार्यवाहियों का रिकॉर्ड रखने के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल ही रिकॉर्ड यही रखता है, ग्राम सचिव ही रखता है, ये सत्य कथन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तोरू राम जी, सब कुछ इतना याद रखने के लिए, देखिए याद रखने का मतलब जब आप किसी एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो वो चीजें स्वतः आपको याद होने लगती है। तो कोई बहुत विशेष बात नहीं है इसमें इन सब चीजों को याद रखने की। जब आप भी किसी भी एक ही चीज के पीछे पड़ जाएंगे, एक ही चीज के लगे रहेंगे, तो वो चीज आपको बहुत आसान लगने लगती है। जब आप मुझसे इतिहास का बहुत सामान्य से प्रश्न पूछेंगे तो वो मुझे नहीं आएंगे, क्योंकि मेरी उसमें बहुत ज़्यादा रुचि भी नहीं है, मैं उसकी तरफ जाता भी नहीं हूँ। गणित के सामान्य से मुझे आप जोड़ के पूछ लेंगे तो मेरा मन एकदम घबराने लगता है, मुझे नहीं आती हैं वो सब चीज़ें। तो वो तो देखिए सामान्य सी बातें हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य समझना, आपको ध्यान रखना। आप लोकायुक्त कानून पारित करने वाला प्रथम राज्य उड़ीसा था। प्राय सभी राज्यों में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति जो भी पहले हो तब तक होता है। लोकायुक्त को केवल दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। राजस्थान लोकायुक्त की स्थापना 1983 में की गई। बताइए असत्य कौन सा है? असत्य को पहचानना है। निर्मल जी, अभी ऑफलाइन क्लासेस का कुछ भी पता नहीं है, कोई कुछ नहीं कह सकता कब तक होगी। अखिल अग्रवाल जी, आपकी समस्या को अभी मैं देख लेता हूं, उसके समाधान हम कर देंगे, ठीक है। चलिए, लोकायुक्त कानून पारित करने वाला प्रथम राज्य उड़ीसा था। एकदम सही है उत्तर, ये एकदम सही कथन है। प्राय सभी राज्यों में लोकायुक्त का कार्यकाल बिल्कुल 5 वर्ष या 65 वर्ष का आयु तब तक होता है। लोकायुक्त को केवल दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है, ये भी सत्य है। असत्य पूछा है, ये असत्य है। राजस्थान लोकायुक्त की स्थापना 1973 को हुई थी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने डी ही उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया। राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार 2012 कब से प्रभावित हुआ? 1 जुलाई 2012, 1 अगस्त 2012, 1 सितंबर 2012, 1 अक्टूबर 2012। ये प्रश्न तो बड़ा कठिन हो गया। इस तरीके से इससे जब फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं तो वहां बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। इसका सही उत्तर होगा 1 अगस्त 2012। क्या हो गया?
पॉलिटी के अलावा जब ऐसी टेक्निकल दिक्कतें आती है तब भी मेरा जी घबराने लगता है, क्योंकि मैं इनको भी नहीं सुलझा पाता। हाँ ठीक है, जम गया मामला। हेतराम जी, आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप संस्था में आइए, कभी भी आपकी समस्या का समाधान निश्चित तौर पे किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखें। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या सत्य नहीं है? सत्य नहीं है मतलब असत्य कौन सा है वो देखना है। आयोग ने मार्च 2000 से पूर्णतया कार्य करना शुरू किया। आयोग ने एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। वर्तमान आयोग के अध्यक्ष केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता है। जुलाई 2000 से 2005 तक न्यायाधीश कांता कुमारी भटनागर आयोग के अध्यक्ष थी। बताइए, कूट का सहयोग लेके और इसका उत्तर दीजिए आप। मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा, मुझे जल्दी करनी चाहिए। आप लोगों के उत्तर थोड़े से कम भी आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी रुचि आपकी, समय थोड़ा सा चूंकि लंबा है, रुचि आपकी थोड़ी सी कम होती जा रही है। लेकिन अगले 2-3 प्रश्न बचे हैं बस, मैक्सिमम 2 प्रश्न और हैं। इस सहित मेरे ख्याल से ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आप मन लगा के एक बार इसका उत्तर दे दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। केसरी लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो चीज़ मैं अक्सर सामान्यतः कम करता हूँ, आपने उसकी प्रशंसा की है, तो कोशिश करूँगा मैं थोड़ा सा हंसने की भी। आप क्योंकि बगैर हंसे जब क्लास 1.5 घंटे तक जा रही है, तो मैं जब अगर हंसने लग जाऊँगा तब क्लास 2 घंटे तक जाएगी और आपकी रुचि कम होगी, आपका समय खराब होगा। थोड़ा सा उस बात को विशेष तौर पे मैं थोड़ा सा विशेष ध्यान रख लेता हूँ, लेकिन आप वाली बात का भी थोड़ा ध्यान रखा जाएगा। चलिए दीजिए इसका उत्तर। देखिए मैं बता देता हूं, इसमें देखना एक एक बात। आयोग ने मार्च 2000 से पूर्णतया कार्य करना शुरू किया, निश्चित तौर पे कार्य करना शुरू किया। मैंने अभी आपको कहा था कि 1993 में एक पारित किया था एक्ट, अधिनियम पारित किया संसद ने, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। उस एक्ट के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। 1993 में किया गया, 12 अक्टूबर 1993 में ही उस आयोग का गठन कर दिया राष्ट्रीय स्तर पे। लेकिन राज्य स्तर पे राजस्थान में उसका गठन किया गया था मार्च 2000 में। ठीक है, मार्च 2000 में से मतलब काम करना शुरू कर दिया इस आयोग ने। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। तो ये सत्य कथन है बिल्कुल। फिर है कि आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। तो देखिए, जिस समय ये एक्ट 1993 में बना था, उसमें क्या था कि राज्य स्तर पे एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। राज्य स्तर की बात कर रहा हूं मैं। एक अध्यक्ष होंगे और 4 सदस्य होंगे, और शुरू में ऐसा ही रहा। लेकिन 2006 में एक अमेंडमेंट किया गया, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2000, संशोधन अधिनियम 2006, और उसमें यह कर दिया गया कि इसमें अब राज्य स्तर के आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। तो मैं कह रहा हूं कि आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। है कि मतलब वर्तमान की बात कर रहा हूं, जबकि ये ऐसा नहीं है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। तो ये कथन क्या हुआ? असत्य हुआ। 1+2 है वर्तमान में, ध्यान रखें। आयोग के अध्यक्ष केवल उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता है। ये बिल्कुल इस समय ही ये बात कह दी गई थी। यहां भी ये बात है कि इस आयोग के अध्यक्ष, राज्य स्तर के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष राज्य के किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, ये कहा गया। जुलाई 2000 से 2005, मतलब ये सत्य कथन है। जुलाई 2000 से 2005 तक न्यायाधीश कांता कुमारी भटनागर आयोग की अध्यक्ष थी। ये देखें, पहली अध्यक्ष कांता कुमारी भटनागर ही थी 2000 में। मार्च 2000 से लेकर अगस्त 2000 तक, मतलब मार्च से लेकर अगस्त 2000 कांता कुमारी भटनागर आयोग की अध्यक्ष रही। लेकिन उसके बाद में इसके अध्यक्ष बने सगीर अहमद 2005 तक। 2000 मतलब कांता कुमारी भटनागर के बाद सगीर अहमद अध्यक्ष बने। फिर NK जैन बने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष।
2010 तक रहे ये। 2011 से 2016 तक कार्यवाहक इसके अध्यक्ष रहे थे। आप जानते हैं HR कूड़ी रहे थे, फिर बाद में प्रकाश टाटिया इसके अध्यक्ष रहे थे, कार्यवाहक अध्यक्ष। फिर अभी पिछले दिनों में इसमें के अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के रूप में इसकी नियुक्ति की गई थी और इसके अध्यक्ष बनाए गए, वो अध्यक्ष बनाए गए गोपाल कृष्ण, श्री गोपाल कृष्ण, वो इसके अध्यक्ष बने। और गोपाल कृष्ण व्यास, इनका पूरा नाम गोपाल कृष्ण व्यास है, GK व्यास। और इसके एक सदस्य बने महेश गोयल। वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसमें एक अध्यक्ष और 1 सदस्य ही है। वर्तमान में इस समय 1 सदस्य की और नियुक्ति हो जाएगी, हो सकता है 2 सदस्य हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो सगीर अहमद, इसमें समीर नहीं है, ये सगीर है, ध्यान रखना, सगीर अहमद। ये 2001 से 2004 तक, NK जैन 2005 से 2010 तक, ठीक है। कार्यवाहक अध्यक्ष जो HR कूड़ी थे वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, इसलिए वो अध्यक्ष नहीं बन सके, कार्यवाहक अध्यक्ष रहे वो, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन से जिले का अधिकार क्षेत्र राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अंतर्गत नहीं आता है? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत रोचक प्रश्न है, इसके बारे में हम थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। चलिए ठीक है अखिल जी, आपकी समस्या को मैंने देख लिया है और आज ही इसके ऊपर हम बात करके इस समस्या का समाधान निश्चित तौर पे करवा दूंगा। आप इस बात का थोड़ा भरोसा रखें। इस क्लास की समाप्ति के जस्ट बाद में इसी बात को सबसे पहले आपकी समस्या का समाधान वो करवाता हूं, ठीक है। आप चिंता ना कीजिए। चलिए बताइए, अलवर, झुंझुनू, चूरू और अजमेर। इसका उत्तर अजमेर भी आ रहा है, चूरू भी आ रहा है, D भी आ रहा है, B भी आ रहा है, झुंझुनू भी आ रहा है, मतलब अजमेर सारे दे दिए। अलवर भी बता दीजिए फिर। इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। देखिए, राजस्थान जिस समय बना 1956 में, उससे पहले राजस्थान अलग अलग चरणों में राजस्थान का पुनर्गठन हुआ, आप जानते हैं। तो राजस्थान में 1956 से पहले जितने भी कार्यालय थे वो सारे के सारे जयपुर में थे, ठीक है। 1956 में बाद में पूरे भारत का पुनर्गठन हुआ, राजस्थान भी अपने वर्तमान स्वरूप में 1956 में आ गया। तो अलग अलग कार्यालय अलग अलग जगह पे करने के लिए एक सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया। जुलाई 1957 में वो समिति, सत्यनारायण राव समिति, वो आती है। 1957 की बात है, जुलाई। इसमें एक अध्यक्ष सत्यनारायण राव थे और 2 सदस्य और थे, P विश्वनाथन और VK गुप्ता। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। 3 सदस्य थे इसमें, एक अध्यक्ष सत्यनारायण राव, दूसरे सदस्य और तीसरे सदस्य। 3 सदस्यीय समिति थी सत्यनारायण राव समिति, जिसने राजस्थान के अलग अलग ऑफिसेज वो अलग अलग शहरों में शिफ्ट किए, ताकि सभी शहरों में उनको एक तरीके से कार्यालय स्थापित हो, सभी शहरों को ऐसा लगे कि हमें कुछ न कुछ मिला है। जैसे RPSC अजमेर में गई, अभिलेखागार बीकानेर गया, राजधानी जयपुर रखी, इस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्यालय वो स्थापित किए गए। सिफारिश इसने की थी 1958 में इस समिति ने, और इस सिफारिश के बेसिस पे फिर बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 हुआ था, आप जानते हैं। अब इसमें के तहत क्या हुआ कि पहले से 1956 में ही पहले से ही वो जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर ही था। इस समिति ने कहा कि हाई कोर्ट जोधपुर ही रहना चाहिए, जोधपुर ही रखा गया। लेकिन उससे पहले जयपुर में जो पीठ चल रही थी, इस सत्यनारायण राव समिति ने कहा कि जयपुर में राजधानी रखी जाए, लेकिन खंडपीठ नहीं होनी चाहिए। तो 1958 में जयपुर की खंडपीठ को समाप्त कर दिया गया। 1958 तक खंडपीठ चल रही थी जयपुर में, उसे समाप्त कर दिया गया। 1976 में फिर से एक नया आदेश निकाला गया और उसके तहत 1977 में जयपुर में खंडपीठ को पुनः शुरू किया गया। तो वर्तमान में जो जयपुर खंडपीठ है, तो हाईकोर्ट की मुख्य ब्रांच तो जोधपुर है और उसकी खंडपीठ जो वर्तमान में 1977 से शुरू होती है, ये 1977 से जयपुर खंडपीठ वो चल रही है, ठीक है। अब आप
जानते हैं कि एक तो हाईकोर्ट मुख्य ब्रांच हुई जोधपुर में, ये जोधपुर में है, और एक खंडपीठ है वो जयपुर में है। तो फिर राजस्थान के अलग अलग जिलों की उसकी अधिकारिता भी बंटेगी कि कुछ जिले हैं वो अपनी शिकायतें लेके जोधपुर हाईकोर्ट में जाएंगे और कुछ जयपुर में जाएंगे। तो ये देखिए कौन कौन सी किस तरीके से सीमा का निर्धारण किया गया, उसको बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। प्रश्न ये था कि कौन सा जिला वो जयपुर पीठ के अंतर्गत नहीं आता है इनमें से। तो देखिए कैसे याद रखेंगे वो समझना आप। जयपुर संभाग वाइज ये नक्शा है, देखिए ये जोधपुर संभाग है, ये बीकानेर संभाग है, ये नीले वाला अजमेर संभाग है, ये बैंगनी कलर का है जयपुर संभाग है, ये पीले वाला भरतपुर संभाग है, ये कोटा संभाग है और ये उदयपुर संभाग है। ठीक है, पूरा का पूरा जयपुर संभाग वो जयपुर खंडपीठ में के अधिकार क्षेत्र में है। जयपुर की जो खंडपीठ है ना उसके अधिकार क्षेत्र में पूरा जयपुर संभाग, मतलब झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर और दौसा। भरतपुर संभाग इसका पड़ोसी है तो वो भी इसके अंतर्गत है, जिसमें 4 जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। और कोटा संभाग वो भी जयपुर संभाग, जयपुर की जो खंडपीठ है उसी के अधिकारिता क्षेत्र में आता है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये भी आता है। इसके अलावा बीकानेर संभाग जोधपुर के अंतर्गत आता है, जोधपुर की जो मुख्य ब्रांच है, जोधपुर की जो हाईकोर्ट है उसके तहत। जोधपुर खुद संभाग उसी के अंतर्गत है। उदयपुर संभाग जोधपुर के अंतर्गत है। अब बचा बीच में अजमेर संभाग। तो ध्यान रखें इधर वाले 3 संभाग जयपुर खंडपीठ के अंतर्गत हैं और अजमेर संभाग के 2 जिले इसमें है, 2 जिले इसमें है। ये थोड़ी विशेष बात है, वो आपको ध्यान रखनी है, केवल इतनी सी विशेष बात है। और इसमें जो 2 जिले हैं वो कौन से जिले आएंगे जिनकी ज्यादा सीमा इनके लगती है। तो अजमेर इसमें चला गया, टोंक इसमें चला गया, नागौर इसमें आएगा और भीलवाड़ा इसमें आएगा। ये ध्यान रखें आप। तो इसका मतलब इसकी जो सीमा बनती है वो ऐसे बनती है। इसके इधर का जो है वो सारा जयपुर खंडपीठ का और इधर का है वो सारा जोधपुर हाईकोर्ट उसके अधिकार क्षेत्र में। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि कौन सा राजस्थान जयपुर पीठ के अंतर्गत नहीं आता है। तो अलवर जयपुर पीठ के अंतर्गत आता है क्योंकि जयपुर संभाग में है ये। झुंझुनू जयपुर संभाग में ये भी आता है। अजमेर संभाग में से अजमेर और टोंक जयपुर में आते हैं। चूरू बीकानेर संभाग में, बीकानेर वाला किस में जाता है? जोधपुर न्यायालय में जाता है। ठीक है, तो यहां ये चूरू हो जाएगा। इसका उत्तर होगा सही चूरू। ठीक है, चलिए मैं समझ रहा हूं कि आपको आज जितने भी प्रश्न हमने पढ़े समझे, आपको वो कुछ बेहतर तरीके से समझ आए होंगे। आपको शायद कुछ जानकारी आपकी बढ़ी होंगी, जिनके बारे में पहले से आप जानते थे उनके बारे में थोड़ी सी और समझ बढ़ी होगी, उम्मीद मैं करता हूं ऐसी। फिर भी अगर मान लीजिए आपको ये सब चीज़ें पहले से आती थी, इसका मतलब बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि ये सब चीज़ें आने के बावजूद भी आपने पूरी की पूरी क्लास को ज़्यादा और अच्छा समझने के लिए आपने देखा है। आपको इस क्लास से अगर लाभ हुआ तो वो हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। लगातार क्लास से जुड़े रहें, इसी तरीके से लाभ लेते रहें, अपना ज्ञानवर्धन करते रहें। कोरोना का ये समय संकटकालीन समय चल रहा है, लेकिन आप जानते हैं संकट कभी बहुत लंबा नहीं होता है। समय संकट का लगभग बीत चुका है, बहुत कम समय बचा है। इस जाते हुए संकट के समय में हम अपने धैर्य को बरकरार रखें और अपनी एनर्जी को बरकरार रखते हुए अपनी तैयारी को नया रूप दें। बचे हुए समय में समय का पूरा उपयोग करें, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं और विदा लेता हूं आपसे इस बात के साथ कि अगली ऐसी ही किसी क्लास में हम फिर मिलेंगे। और जैसे ही लॉकडाउन टूटेगा, जैसे ही लॉकडाउन एक समाप्त होगा, वैसे ही जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी, हम ऑफलाइन क्लासेस में भी मिलेंगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो हम मिलते ही रहेंगे। आप सभी विद्यार्थियों का, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे के पूरे 1.5 घंटे तक मुझे झेलने के लिए, शायद झेलना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने इतनी रुचि दिखाई, इतना सक्रिय भूमिका निभाई। सक्रिय रूप से आपने सभी लगभग उत्तर सही गलत जो भी है, लेकिन उत्तर दिए। गलत होना मैं फिर से कह रहा हूँ बुरा नहीं होता,
आपने भाग लिया, आपने इनसे सीखा, ये महत्वपूर्ण बात है। फिर मिलते हैं किसी ऐसी क्लास में। धन्यवाद।